नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डॉक्टर्स फैक्ट्री में। और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इस वीडियो में हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक पिछले वीडियो की तरह एक अच्छा सा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन जो मैं आपको फिर से देने वाला हूँ। पिछली बार आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, तो चलिए हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बजा दे ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाते रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और आप चैनल को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहे और वीडियोस को लाइक करते रहे। आज हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम आउटग्रोथ और द बड ऑफ पेरेंट बॉडी। इसमें एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है किस चीज़ के मदद से? तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के शरीर के एक बड से। बड का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ एक आउटग्रोथ। देखो जैसे पिंपल्स होता है वो हमारे चीक्स के बाहर निकला होता है तो उसको बड कहते हैं। अगर उसको फोड़ के देते हैं, पिचका देते हैं तो वो अंदर एक गड्ढा करके चला जाता है, उसको इनग्रोथ कहते हैं। तो बाहर की तरफ है वो आउटग्रोथ हो गया, अंदर की तरफ रहेगा इनग्रोथ हो जाएगा। कृपया आपने पिंपल्स को ना ही पिचकाए तो ज़्यादा बेटर है, निशान छोड़ के जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बडिंग कहते हैं। बडिंग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में होता है। जैसे यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट, याद रखेंगे, और वो चेन टाइप का बडिंग करता है। और मल्टी सेलुलर इज़ लाइक हाइड्रा, ठीक है। ईस्ट बाबू दो तरीके के होते हैं, एक बेकर्स ईस्ट होता है, एक ब्रूअर्स ईस्ट होता है। बेकर्स ईस्ट ब्रेड वगैरह बनाते हैं, जो केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में यूज़ होता है। और ब्रूअर्स ईस्ट आप सबको पता है नशीला पदार्थ, जिसे मदिरा पान कहते हैं, जिसे दारू कहते हैं। ब्रांड्स का नाम हम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, तो स्माइल ना करें। इसमें हाइड्रा आता है, इसी को हम लोग बडिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे इंटरनल बडिंग के बारे में। वो जो अभी पढ़ा आपने वो एक्सटर्नल बडिंग था। इंटरनल बडिंग का मतलब होता है जेम्यूल फॉर्मेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ पॉरीफेराज में होता है, जिसे स्पंज कहते हैं। स्पंज कहते हैं, जो एनिमल किंगडम का पहला फाइलम होता है पॉरीफेरा, उसमें ये पाया जाता है। इंटरनल बडिंग लाइक अल्सरेशन टाइप, जैसे पेट वगैरह में अल्सर हो जाता है ना अच्छी अच्छी चीज़ें खा के, मोमो हो गया, गोलगप्पा, और वो रोड किनारे का जो चाट होता है बहुत ही अच्छा 3-4 साल पुराना, कृपया हंसे नहीं सच है, वो उस टाइप का जो इंटरनल बडिंग टाइप का होता है उसे हम लोग जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा यानी स्पंज में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रैगमेंटेशन। देखिए, फ्रैगमेंटेशन का बेसिक मतलब होता है ये फिजन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये मल्टी सेलुलर में होता है, बाकी किसी में मतलब किसी तरीके का और एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं है इसमें। फ्रैगमेंटेशन का मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी इज ब्रोकन डाउन इनटू मेनी फ्रैगमेंट। टुकड़ों को फ्रैगमेंट कहते हैं, याद रखेंगे, टूटे हुए टुकड़ों को फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ग्रोज एज अ मेच्योर ऑर्गेनिज्म, उसका टूटा हुआ हर एक फ्रैगमेंट एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, उसी हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर में प्रेजेंट होता है। यानी अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फिजन सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है, जबकि फ्रैगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। ये भी याद रखें, फ्रैगमेंट्स का मतलब ब्रोकन डाउन, टूटा हुआ जो होता है टुकड़ा, पीसेस, उसे हम फ्रैगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आदमी को कभी बुरा लग जाता है तो आई ब्रोक इनटू फ्रैगमेंट एंड फ्रैगमेंट, लॉट्स ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास स्पायरोगेरा, ये ग्रीन एल्गे होता है जो पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ये एक रिपेयर का मेथड है, लेकिन फिर भी इसे कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बन जाता है। जैसे रीजनरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्पेशल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशल एबिलिटी जो हम लोग नहीं कर सकते, टू रीग्रो इट्स लोस्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फॉर समटाइम्स, और होल बॉडी भी कभी कभी रीजनरेट कर लेता है, मतलब अपने शरीर के खोए हुए किसी अंग को दोबारा से बनाने के प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। ये दो तरीके का रीजनरेशन होता है, रिपेरेटिव, रीस्टोरेटिव। रिपेरेटिव रीजनरेशन को हम लोग इपीमॉर्फोसिस कहते हैं, इपीमॉर्फोसिस, और रीस्टोरेटिव रीजनरेशन को मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं, याद रखेंगे, मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं। अब देखते हैं एपीमॉर्फोसिस किसे कहते हैं। ये रिपेरेटिव रीजनरेशन होता है, इसमें रिपेयर का काम होता है। इसमें ओनली सम लोस्ट बॉडी पार्ट्स
कैन बी रीग्रोन, ठीक है। जैसे छिपकली का पूंछ जो होता है, लिजार्ड का पूंछ जो होता है वो बार बार ग्रो करता है, ठीक है। हमारा नेल्स जो है वो ग्रो करता रहता है। हमारे लिए, मेल्स के लिए तो जस्ट एक बॉडी पार्ट्स है, फीमेल्स के लिए तो वेपन्स का काम घट जाता है, जो कि ज़रूरी भी है थोड़ा थोड़ा। यही वो वेपन है जिनके निशान छोटे भाई के चेहरे पर दिखते हैं। तो एपीमॉर्फोसिस का मतलब रिपेरेटिव रीजनरेशन। इसमें देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक मदर, एक फादर का जब बेबी होता है वो 2 से 3 हो जाते हैं। लेकिन छिपकली का अगर पूंछ उग भी जाए तो भी छिपकली एक ही रहता है। जैसे हमारा साइकिल, अगर उसका टायर ख़राब हो जाए और उसमें नया टायर लगाते हैं तो भी साइकिल एक ही रहता है। फिर आता है बात मॉर्फोलैक्सिस का। इसमें पूरा बॉडी दोबारा से रीग्रो हो जाता है। ये रीस्टोरेटिव रीजनरेशन है, यानी इन दिस द होल ऑर्गेनिज्म विल रीग्रो। जैसे प्लेनेरिया फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस का या फ्लैटवॉर्म का एक ऑर्गेनिज्म है जिससे दुनिया में सबसे पहली बार आंखें मिली थी। ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसकी वो कहते हैं ना, पहली बार आंखें खुली थी, ठीक है। उससे कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखा था, मतलब पतला दुबला सही चीज़, सब चीज़ दिख रहा था, एंशिएंट टाइप का आंख मिला था, लेकिन मिला था। इसमें क्या होता है, इसके शरीर काफ़ी टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। आपने बुक्स में देखा होगा पिक्चर्स, 2-3 टुकड़ों में। हर एक टुकड़ा जो उसके पास नहीं है, पार्ट 1, 2, 3 करके अगर मार्क करते हैं, तो जो पार्ट उसके पास नहीं है वो ग्रो करता है और फाइनली 3 प्लानेरियाज बन जाते हैं। यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गया ना, दैट मीन्स ये प्रूव करता है इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मॉर्फोलैक्सिस की वजह से इसे रिप्रोडक्शन में कंसिडर किया गया, ठीक है। वरना ये पेयर के काम में आता है, मतलब रीजनरेट करने के काम में आता है। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी होता है एनिमल किंगडम्स में। जैसे सबसे ज़्यादा टॉक्सिकेटेड एनिमल जो होता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा टॉक्सिकेटेड एनिमल जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग जहर होता है, नहीं बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसे जेलीफिश कहते हैं। बॉक्स जेलीफिश वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टॉक्सिकेटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब आते हैं हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक सीड। ध्यान से सुने, पहली बात ये माइक्रोस्कोपिक है, दूसरा ये सीड है, दैट मीन्स मोस्टली ये प्लांट्स में पाया जाएगा। ह्यूमन सीड से नहीं उगते हैं हमारे यहाँ, तो ह्यूमन सीड से बिल्कुल भी नहीं उगते, या ऑर्गेनिज्म में एनिमल सीड से बिल्कुल भी नहीं उगते। तो ये प्लांट्स को मोस्टली कंसिडर करने वाला है। और माइक्रोस्कोपिक है तो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स, फंगी वगैरह को कंसिडर करने वाला है। माइक्रोस्कोपिक सीड को यहाँ पर स्पोर कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, स्पोर वो माइक्रोस्कोपिक सीड है जिससे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। स्पोर जहाँ बनता है, जहाँ स्टोर रहता है, उसे स्पोर केस कहते हैं, ठीक है, या स्पोरेंजिया कहा जाता है, ठीक है। ये उस स्पोरेंजिया में ग्रो करता है, बड़ा होता है, देन एक वक्त आता है जब वो मैच्योर होकर फट जाता है स्पोरेंजिया। जब स्पोरेंजिया फटता है तो वहाँ से उड़ के सारे स्पोर्स 3 जगह गिरेंगे, या तो पानी के ऊपर गिरेंगे, या पानी के साइड में, नदी के साइड या तालाब के साइड में गिरेंगे, या ज़मीन पे गिरेंगे। जो ज़मीन पे गिरता है और उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल गया, लाइक फेवरेबल कंडीशन, वार्मथ, नमी, मिट्टी सब मिल गया, तो वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। जो पानी के अंदर चला गया, अंदर चला जाने के बाद उसको उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं पाता, बेचारे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल नहीं पाता, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जो पानी के साइड में, वो किसी तरीके से बैंक ऑफ द रिवर आके, वो रिवर का बैंक नहीं, उसमें पैसा नहीं जमा होता है, ठीक है, वो ऐसे किनारे को कहते हैं, बैंक ऑफ द रिवर पे आके वहाँ पे ग्रो कर जाता है, ठीक है। स्पोर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, स्पोर जो होते हैं वो काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो देखिए, स्पोर काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे पहला जू स्पोर। जू मतलब समझ में आ रही है, एनिमल्स के बारे में बोल रहा है, और एनिमल्स का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी साइंटिस्ट जानते हैं वो चलता है। यानी जू स्पोर इकलौता स्पोर है जो मोटाइल है, मोटा नहीं है, ठीक है, मोटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोटाइल मतलब चलने लायक, इसमें फ्लैजुला होता है, डबल फ्लैजुला होता है, ठीक है। ये चल सकते हैं, ये पहले स्पोर्स हैं जो कि चल सकते हैं, और ये स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं। तो किस में बनेगा? जू स्पोर है तो जू स्पोरेंजिया में बनेगा, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। किस ऑर्गेनिज्म में जू स्पोर्स पाए जाते हैं? तो एग्जाम्पल बहुत याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत दागे, इतना दागे अगर छेद कर दिया बॉडी में। जैसे एल्ब्यूगो, ठीक है, एल्ब्यूगो क्लैमाडोमोनास, ठीक है, कुछ लोग इसको क्लैमडोमनास पढ़ते हैं, ये बिल्कुल भी डोमनास नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कोनिडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनिडिया जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर होता है, ये चेन में भी हो सकता है और सिंगल भी पाया जा सकता है। ये हाइफा जो होता है ना, फंगी का बॉडी हाइफा से बनता है, छोटे छोटे हाइफा के टुकड़ों से बनता है, उसके एक टिप पे पाया जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोनिडिया से बना था पेनिसिलियम,
ठीक है। और पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है पेनिसिलिन, वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के लिए। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन था, तो उसका नाम था पेनिसिलिन। किससे बना, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगी से। और पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो कोनिडिया नाम के स्पोर से। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आता है ओइडिया। इसमें हाइफा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे एगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं, और कुछ लोग इसे गोबर छत्ता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चौथा क्लेमाडोस्पोर्स। ठीक है, क्लेमाडोस्पोर्स इसमें थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो कि हाइफा से डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, बन जाते हैं, और ये रिजर्व फूड स्टोर करते हैं। रिजर्व फूड किस लिए स्टोर करते हैं, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को विथस्टैंड कर जाए, झेल जाए बहुत लंबे समय तक। एग्जाम्पल में जैसे राइजोपस हो गया, एगेरिकस हो गया। लास्ट आता है हमारा, जिसे हम लोगों ने देखा अपने किताब में, स्पोरेंजियोस्पोर। इसका स्पोर स्पोरेंजिया में बनता है। ठीक है, ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है, और इसको हम लोग इंडोस्पोर भी कहते हैं। इसे हम लोग इंडोस्पोर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन आर बेनिफिटेड। जो ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं उनको बेनिफिट्स बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में क्यों होता है। पहला, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एक बार में, मतलब जितने ज़्यादा स्पोर्स उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, एकदम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं रहता। दूसरा, ये स्टोर फूड करके रखता है, तो ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन को विथस्टैंड करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, झेलने की शक्ति, एकदम झेलेबल पौधा हो जाता है। ठीक है, इनके पॉपुलेशन का कोई एक्सटिंक्शन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि इनको खतरा रहेगा कि हम लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा कोई उसका चांसेस नहीं होता। इससे बेनिफिटेड रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनको अपने लाइफ को बचाए रखने के लिए फूड भी चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन से झेलने के लिए। तो इस तरीके से ये अपने पूरे स्पीशीज़ को बचाए रखते हैं, तो बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इनको ये बेनिफिट एक रहता है। ठीक है, कि ये भाई एक्सटिंक्ट नहीं होना इधर। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि जो वर्ल्ड का बोलने तो दो, जो वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन था, जिसे पेनिसिलिन कहते हैं, वो किसने बनाया था। नेक्स्ट दौड़ा देते हैं, वर्ल्ड का जो पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन था वो किसने बनाया था। ठीक है, ऑप्शंस है आपके, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम बेटसन या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। आप अपने सही आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर कोई सुझाव या सजेशंस है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम ज़रूर लिखें। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर लिया, देन फिर हम लोग वीपी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर जिन्होंने नहीं किया है। काहे ना ही किया है ठाकुर, इस सब्सक्राइब बटन दबाई दो, प्लीज़ दबाई दो, नहीं तो हम पसर जाएंगे। प्लीज़ दबाई दो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।